हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट। तो जैसे कि हमने पार्ट 4 के अंदर कवर कर लिया था अप टू डीएनए, और इसके अंदर अब हम इस पार्ट के अंदर हम अब कवर करने की सोचेंगे मैक्सिमम पार्ट तक, यानी कि लगभग ये सोचेंगे कि भाई एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन तक तो एटलीस्ट हो ही हो। तो चलते हैं, शायद मे भी ये लेक्चर बड़ा हो जाए पर कोई दिक्कत नहीं है, आई नो हम पढ़ लेंगे। अब चलते हैं, हम पहले लेंगे डायनेमिक स्टेट ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूट ए कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब देखिए डायनेमिक स्टेट क्या होता है। एक तो आपके पास दो चीज़ें आपने शायद फिजिक्स में पढ़ी होगी, एक डायनेमिक एक स्टेटिक। स्टेटिक का मतलब होता है कि जैसे कि आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया तो वो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गई, हाँ ठीक है, उसके हमने भाई मास वगैरह देख लिया, फोर्स वगैरह देख लिया, तो हमने ये चीज़ देखी। बट डायनेमिक के अंदर क्या कहते हैं, कारण ढूंढते हैं, यानी कि रीज़न। अब वो जो फोर्स लगा वो किस कारण चला, किस फोर्स से चला, फ्रिक्शन कितना था, उसको काउंट करते हैं। अगर वो फ्रिक्शन नहीं होता तो कितना चलता, फ्रिक्शन होने के बाद कितना चलता है। तो ये सब कुछ डायनेमिक के अंदर काउंट करते हैं। तो जैसे फिजिक्स के अंदर काउंट करते हैं, ऐसे ही हमारी जो बॉडी है वो डायनेमिक है, कारण एक बॉडी है उसको कहते हैं। कि यानी कि ऐसा नहीं कि सब कुछ रुका हुआ है, हर चीज़ डायनेमिक में। ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल बन गया और फिक्स है। ऐसा नहीं कि भाई मान लो ए मॉलिक्यूल बी में बन गया, बी मॉलिक्यूल सी में, सी का डी, और डी से ई, और ई से दोबारा ए जनरेट हो गया, तो एक साइकिल हो गई। पर एक कभी नहीं होता है कि ए मॉलिक्यूल बी में बन गया, सी में बन गया, मे बी सी से वो कहीं और चला जाए, या वो सी डी में भी कन्वर्ट हो सकता है, या डी से वो सी में कन्वर्ट हो जाए, या फिर डी से किसी एफ जी में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको हम डायनेमिक बोलते हैं, और ये हमारी बॉडी से डायनेमिक पर्पज से ही काम करती है। तो व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ इज दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमने सब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ा कैसे क्या है। बीट से सिंपल बैक्टीरियल सेल, प्रोटोजोआ, प्लांट एनिमल कंटेन थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम बिल्कुल पढ़ा। एंड दीज कंपाउंड आर बायोमोलिक्यूल्स, हमने ये भी पढ़ लिया भाई बायोमोलिक्यूल्स हैं। उनकी कंसनट्रेशन भाई कैसे कैसे, कुछ मिली ग्राम्स हैं किसी एक एम में, कोई मिलीग्राम है किसी 1 लीटर के अंदर भी, कोई मिलीग्राम है कोई 10 ml के अंदर, कोई मिलीग्राम है 20 के अंदर। ये जो अलग अलग कंसनट्रेशन है उनकी, जैसे हमने पढ़ा 95% हमारा पानी से बना हुआ है, और हम जब चलते हैं तो सब सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा शुगर हमारे अंदर पाई जाएगी। तो उसके बाद हमें पता चला कि नहीं भाई, सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमारे पास होती है, उसके बाद हमारे पास शुगर, कार्बोहाइड्रेट एंड देन द न्यूक्लिक एसिड। तो ये हमने पिछले चैप्टर में अंदर कवर किए हैं। मैं आपको फिर से रिवीजन कराने के लिए वो टेबल आपको दिखा देता हूँ जो हमने टेबल पढ़ी है। ये जैसे कि ये जो टेबल थी हमारी, ये हमें पता चला कि भाई सबसे ज़्यादा पानी है, उसके बाद प्रोटीन है, आफ्टर दैट न्यूक्लिक एसिड, और ये सब कुछ मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट एंड देन द लिपिड एंड द लास्ट वन इज आयन। तो सबसे कम अगर 4 मॉलिक्यूल काउंट करें तो लिपिड है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, उससे ज़्यादा प्रोटीन है। तो ये हमने पढ़ लिया था, और एक बार रिवीजन के तौर पे मैंने आपको दोबारा ये दिखा दी, क्योंकि रिवीजन से ही बेस बनते हैं, रिवीजन से ही सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, और रिवीजन इज़ की टू सक्सेस। अब चलते हैं हम हमारी मेन लाइंस के ऊपर। तो आइए पढ़ते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी एवर मेड बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स हैव टर्नओवर, यानी कि इन सब के अंदर जो सबसे बड़ी डिस्कवरी करी गई वो यही थी, ऑब्जर्वेशन जो देखी गई, ये टर्नओवर। एक टर्नओवर मतलब जैसे कि हम पैसे को टर्नओवर देखते हैं कि भाई लॉस हुआ, गेन हुआ, फिर लॉस हो गया, फिर गेन हो गया, या कांस्टेंट रहा, तो उसका बाद क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितना लॉस था, कितना गेन था, कितना क्या था, सबको एक अकाउंट पे लिखते हैं, और अकाउंट पे लिखने के बाद नेट रिजल्ट निकालते हैं, तो उसको क्या कहते हैं भाई, इतना कंपनी का टर्नओवर रहा। तो ऐसे हमारी बॉडी का टर्नओवर होता है कि भाई इतने केमिकल आए, इतने गए, इतने के बाद क्या फॉर्मेशन रही। दिस मीन्स दैट दे आर द कॉन्स्टिट्यूशनली बीइंग चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल, बिल्कुल चेंज होते रहेंगे। ऑल्सो मेड फ्रॉम वन ऑफ द अदर बायोमोलिक्यूल, एक से दूसरे में बदलेंगे, दूसरे तीसरे में बदलेंगे। दिस ब्रेकिंग एंड मेकिंग थ्रू द केमिकल रिएक्शंस, ये टूटना और जुड़ना सबका सब केमिकल रिएक्शंस हैं इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। टुगेदर ऑल दिस केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इन सब रिएक्शंस को मिक्सअप कर दो, टूटा, जुड़ा, बना, बिखरा, बिखरने के बाद दोबारा जुड़ा, तो इन सब को हम अगर काउंट करें, एक कॉमन चीज़ में काउंट करें, एक कॉमन बॉक्स में काउंट करें, तो उस बॉक्स का उसका बॉक्स का हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म हो गया।
ये मेटाबॉलिज्म हुआ। ईच ऑफ द मेटाबॉलिज्म रिएक्शन रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। हर एक मेटाबॉलिज्म जैसे छोटे छोटे फैट के मोलिक्यूल जुड़े या छोटे छोटे भाई अमीनो एसिड जुड़े, तो जुड़ने की वजह से प्रोटीन बन गई, तो मेटाबॉलिज्म हो गया। या मैंने कहा कि भाई एक बड़ा फैट का मोलिक्यूल था, लिपिड वो छोटे छोटे मोलिक्यूल्स में ग्लिसरॉल में टूटा, फैटी एसिड में टूटा और उससे एनर्जी जनरेट करने के लिए छोटे छोटे मोलिक्यूल, तो वो भी एक मेटाबॉलिज्म है। तो कोई कैटाबॉलिज्म है, कोई एनाबॉलिज्म, जुड़ रहा है तो उसको एनाबॉलिज्म कहेंगे और टूट रहा है तो कैटाबॉलिज्म कहेंगे, सिंपल। A few examples such as the metabolism transformation, removal of CO2 from amino acid, making the amino acid into amine। अब ये देखिए इसके अंदर बहुत बड़ा एग्जांपल है कि जैसे कि मान लीजिए ये NH2COOH, ये मतलब मैंने वैसे स्ट्रक्चर बनाया है, ये हालांकि इसी तरफ मिलेगा आपको, लगभग स्पेस कम होने की वजह से मैंने ऐसा बना दिया। तो ये क्या कहेंगे भाई, इसको अगर हम CO2 से रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये मोलिक्यूल और एक O, तो O के साथ कोई बॉन्ड आके बन सकता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अमीनो एसिड से हमने किस में चेंज करें, अमाइन के अंदर। आपको पता है अगर एसिड रिमूव कर देंगे तो ये स्ट्रक्चर रह जाएगा, इसको हम अमाइन बोल देंगे। और अमाइन को भी फर्दर हम और NH2 जोड़ करके क्या कहेंगे, अमाइड। अमाइन से हम अमाइड बना देंगे। तो इसी तरह से चलते रहते हैं। तो जो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया, अब हम जल्दी से जल्दी इसको कवर करने की भी सोचेंगे, क्योंकि मेरे को खुद लगने लग गया कि भाई ज़्यादा ही कुछ टाइम निकल रहा है और ये चीज़ें ठीक भी नहीं है ज़्यादा टाइम किसी चीज़ के ऊपर इतना लगाना। चलिए लाइन CO2 टू मेकिंग अमाइन, बिल्कुल। रिमूवल ऑफ अमीनो एसिड न्यूक्लिक ग्रुप इन बेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इनटू डाइसैकेराइड। हाँ भाई सीधी सी बात है, कोई बड़े मोलिक्यूल थे, 10 का मोलिक्यूल था, ओलिगोसैकेराइड थी, उसको तोड़ तोड़ के 2 के लिए आए तो वो डाइसैकेराइड बन गए। अब डाइसैकेराइड को मैं तोड़ दूँ बीच में से, जो आपको मैंने बताया भी था, आपको याद भी रहना चाहिए कि वो कौन सा बॉन्ड है जिसकी वजह से शुगर की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है। 2 मोनोमर्स जुड़ते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। उस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ देते हैं तो डाइसैकेराइड में होता है, डाइसैकेराइड को तोड़ेंगे तो मोनोसैकेराइड में बन जाएगा, उसके लिए MLS फॉर्मूला, वह सब कुछ मैं आगे पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप इस पे ध्यान दीजिए। वी कैन लिस्ट द 10 and 1000 ऑफ सच एग्जाम्पल। हमारे पास ऐसे 10 हज़ारों एग्जाम्पल होंगे। मेजॉरिटी ऑफ दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन डू नॉट अकर इन द आइसोलेशन बट ऑलवेज लिंक्ड। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि A to B, B to C, C to D, ऐसे नहीं कि एक साइकिल चलता रहेगी, अपितु इसके अंदर B से A भी बन सकता है, या B से कोई F मोलिक्यूल बन जाए और F से दोबारा कोई A मोलिक्यूल बन जाए, तो ये से है मिक्सिप होकर चलती हैं लाइफ साइकिल्स। इन द अदर वर्ड मेटाबॉलिज्म आर कन्वर्टेड इन सीरीज ऑफ लिंक रिएक्शन, यानी कि आपको मैंने बता दिया कि भाई सेम चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है कि एक पाथवे नहीं होता है, बार बार उसी पाथवे के ऊपर नहीं ट्रैवल करते, वो आते जाते रहते हैं और ये लिंक्ड रिएक्शन होती हैं, एक दूसरे से लिंक होती हैं रिएक्शन से। ऐसा नहीं कि कोई अलग रिएक्शन चल रही हैं, सारी लगभग जो रिएक्शंस कैरी आउट होंगी वो आपस में लिंक मिलेंगी। दीज मेटाबॉलिक पाथवे आर सिमिलर इन द ऑटोमोबाइल, जैसे कि हम जैसे कि सिटीज़ के अंदर देखते हैं कि एक गाड़ी को ही मान लो किसी गाड़ी को A to B डायरेक्शन में जाना है, तो A से B में जाना है, तो मान लीजिए चौरैया आ गया, ये मान लीजिए चौरैया आ गया, इसको A से B पे जाना है, तो S और ये C को D पे जाना है, इसको इधर जाना है, तो ये एक पॉइंट आएगा कॉमन जहाँ पे आके मीट करेगा। तो क्या पता A अब C पॉइंट पे चला जाए और C B पॉइंट पे भी जा सकता है। ये ऐसे होते हैं और ऐसे ही घूमते रहते हैं जैसे कि ट्रैफिक होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। दिस पाथवे आर आइदर लीनियर, सिंपल भी हो सकते हैं, सर्कुलर, जिसमें मैंने आपको ड्रा करके दिखाया। दिस पाथवे क्रिस क्रॉस ईच अदर, जैसे क्रिस क्रॉस करके ईच अदर। दे आर द ट्रैफिक जंक्शन, बिल्कुल ट्रैफिक जंक्शंस भी हैं। फ्लो ऑफ मेटाबॉलिज्म थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे हैज़ डिफाइंड द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ द कर्म, जैसे कि हम ये देखते हैं कि भाई जो अगर सीधा सीधा चलेगा तो शायद 17 से स्पीड चलेगा, और किसी को घूम के जाना है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो इसी तरह से मॉलिक्यूल है, अगर वो डायरेक्ट एक वे में चलता रहेगा तो उसकी रेट ज़्यादा होगा, या फिर मुड़ के जाएगा तो रेट कम होगा। कई बार क्या होता है कि शॉर्टकट लेते हैं, मुड़ा ज़्यादा होता है तो रेट हाई हो जाता है। तो ऐसे कई बार मॉलिक्यूल अगर अपना पार्ट चेंज करके, ट्रैक चेंज करके कहीं और जाते हैं तो उनका रेट बदल जाता है। दिस मेटाबॉलिक फ्लो इज कॉल्ड द डायनेमिक स्टेट, और इसी मेटाबॉलिक को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक स्टेट बोल रहे हैं। What is the most important that they interlink the traffic are is very smooth। इससे भाई यही है कि अगर ये इंटरलिंक हो जाते हैं तो ट्रैफिक भी स्मूथ हो जाता है। भाई कोई ट्रैफिक अगर आप मैं कह दूँ भाई सबको सीधे सीधे चलना है, यानी कि मान लीजिए यहाँ से आपको मान लीजिए महेंद्रगढ़ से चंडीगढ़ जाना है, तो आप 152 से जा सकते हैं, आप पानीपत वाया उससे भी जा सकते हैं, और 152 से भी जा सकते हैं अम्बाला होकर सीधे। तो वो
डिपेंडेंट करता है ना कि अगर सीधा जाएगा तो शायद ज़्यादा रेट रहेगा और टेढ़ा जाए तो कम रेट रहेगा। पर मैं वही कह दूँ कि जैसे आंदोलन हो गया और 152 बंद ही हो गया, तो ऐसी कोई कमी आ गई बॉडी के अंदर जिससे एक पाथ भी बंद हो गया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप चंडीगढ़ नहीं पहुंच सकते। चंडीगढ़ तो आप पानीपत वाले रास्ते से पहुंच सकते हो। तो ऐसे ही हमारे अंदर चलते रहते हैं। एंड विदाउट ए सिंगल रिपोर्टेड मिसमैच फ्रॉम ए हेल्थी कंडीशन। और ये होता है कि भाई कभी भी ऐसा नहीं होता मिसमैच कि पहुंचना चंडीगढ़ था और पहुंच गया जयपुर, ऐसा कभी नहीं होगा। अपनी एटलीस्ट अपनी बॉडी के अंदर तो कभी ऐसा नहीं होता कि मेरे को चंडीगढ़ जाना है तो मैं चंडीगढ़ ही जाऊँगा। मेरे मॉलिक्यूल को अगर ए से बी प्रोडक्ट में बनना है तो ए से बी प्रोडक्ट में ही बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि ए से बी बनना है पर बन गए वो सी, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, उसको बनना होगा सी तो वो बन सकता है, पर ऐसा नहीं होगा कि उसको बनना बी है और वो बन सी रहा है, ऐसा नहीं होता है। ऑफ दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन आर वेरी केमिकल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। या कैटालिटिक रिएक्शन यानी कि अब मान लीजिए आपकी गाड़ी है, अभी गाड़ी की स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं क्या कहूँ उसके अंदर कुछ ऐसे एडिशनल चीज़ लगा दूँ, कोई अदर इंजन और ला के रख दूँ या फिर उसके अंदर नाइट्रोजन डाल दूँ, तो आप क्या होगी, गाड़ी की स्पीड बढ़ गई और बढ़ के ज़्यादा होगी। तो ऐसे कैटालिटिक रिएक्शन होते हैं कि मान लो ए से बी मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो उसको 1 घंटा लग रहा है बनने के अंदर, मैंने उसके अंदर कैटलिस्ट जोड़ दिया यानी कि उसके अंदर कुछ और एडिशन जोड़ दिया, तो अब क्या होगा कि उसकी स्पीड बढ़ा देगा, उसका रेट इंक्रीज़ कर देगा और शायद बहुत ज़्यादा रेट भी इंक्रीज़ कर दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैटलिटिक रिएक्शन। तो जितनी भी हमारे रिएक्शन होते हैं ऐसे नहीं सिंपल चलती रहती हैं, सबके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जो कैटलिस्ट के लिए रूप में बिहेव करते हैं और उनका देर इज द नो अनकैटलाइज मेटाबॉलिक कन्वर्टेज लिविंग सिस्टम। आप इसको डार्क कर लीजिएगा या हाईलाइट कर लीजिएगा, इस पॉइंट को तो मस्ट हाईलाइट कर लीजिएगा, थोड़ा इसको कम कर लेते हैं कि ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं है जो बिना एंजाइम वर्क के हो जाए या बिना कैटलिस्ट वर्क के हो जाए। तो इवन ए CO2 इवन ए CO2 फिजिशियंस हैव कैटलाइज ए रिएक्शन इन ए लिविंग सिस्टम। यानी कि अगर CO2 को भी अपन इनटेक और आउटटेक करवाना बॉडी से तो भी वो कैटालिटिक प्रोसेस से ही गुजरना पड़ता है। दिस कैटालिटिक विच हैज़ द रेट गिवन द मेटाबॉलिक कन्वर्जन ऑल्सो द प्रोटीन। हाँ, जो ये कैटलिस्ट है वो प्रोटीन है, यानी कि आपको पता है भाई एंजाइम मेड अप ऑफ नियरली ऑल एंजाइम मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। दिस प्रोटीन विद द कैटालिटिक पावर आर कॉल्ड नेम एज एंजाइम। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, मूव ऑन करते हैं। सॉरी, तो जो नेक्स्ट पेज क्या बोल रहा है उसके अंदर देखते हैं मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग, कि भाई जो मेटाबॉलिक जो लिविंग बेसिस है वो क्या क्या है और कैसे क्या चीज़ें बनती हैं और मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या क्या आता है। मेटाबॉलिक पाथवे कैन लीड टू मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड सिंपल। कॉम्प्लेक्स होता है सिंपल होता है स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, अगर Cholesterol lead to become a simple structure called complex structure from glucogen to become lactic acid in our skeleton। देखिए अभी क्या कहता है कि भाई मान लो कोई एसिटिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल बदल गया, तो यानी कि वो क्या हुआ, सिंपल से कंपाउंड में चला गया। भाई सिंपल था और उसको क्या कर दिया, मैंने हाईली कंपाउंड कर दिया। या फिर मैं कहूँ कि भाई मेरे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, अब मैंने तोड़ फोड़ के सिंपल कर दिया, लैक्टिक एसिड बना दिया, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में लिया है। तो ये सब चीज़ें बॉडी के अंदर चलती रहती हैं, सिंपल भी हो सकती हैं या कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो आप इसके अंदर एग्जांपल याद रख लीजिएगा कि यदि मैं ये कहूँ कि मेरी एसिटिक एसिड से मैं कोलेस्ट्रॉल बना रहा हूँ तो वो लीड टू ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जो कि ग्लूकोज से मैं लैक्टिक एसिड बना रहा हूँ स्केलेटल मसल के अंदर, कॉम्प्लेक्स टू ए। इसको पूरे को आप डार्क कर लीजिएगा, ये अच्छा एग्जाम्पल, इसको याद कर लीजिएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम ए सिंपल स्ट्रक्चर, यानी कि कॉम्प्लेक्स बन रहा है सिंपल से लैक्टिक एसिड टू कोलेस्ट्रॉल, और कंपाउंड से सिंपल बन रहे हैं यानी कि मसल्स के अंदर, स्केलेटन मसल्स के अंदर। आप याद रखें किन किन मसल्स के अंदर, स्केलेटन मसल के अंदर। द फॉर्मर केस इन द कॉल्ड बायोसिंथेसिस पाथ, एनाबॉलिक पाथवे, यानी कि बनने को एनाबॉलिक कहेंगे। द लेटर कॉन्स्टिट्यूट डिग्रेडेशन, यानी टूट रहा है, हैंस कॉल्ड कैटाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवे आर एक्सपेक्टेड कंज्यूम एनर्जी, यानी कि जो आपको पता है अगर किसी को जोड़ना है तो आपको खुद बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी, पर किसी को तोड़ना है तो अपने आप भी टूट सकता है, तो उसके लिए आपको एनर्जी देनी नहीं बल्कि उससे एनर्जी लिबरेट होती है। ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक लाइक रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि आपकी केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। असेंबली ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड रिक्वायर्स एनर्जी इनपुट इन अदर एंड कैटाबॉलिक पाथवे लीड्स टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल, व्हेन ग्लूकोज इज डिग्रेडेड टू लैक्टिक एसिड इन आवर स्केलेटन मसल, एनर्जी इज लिबरेटेड, एनर्जी मिलती है। मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड विच अकर इन ये आग भी आप पढ़ोगे भाई, ग्लूकोज जो ग्लूकोनियोजन मैं
आई फॉरगेट। भाई ग्लूकोज से हम अगर पायरुविक एसिड बनाते हैं तो उसके अंदर 10 स्टेप होते हैं, उससे हम भाई ATP और NADP बनाते हैं। कितनी ATP, 2 ATP बनती है, एक NADP बनती है, तो वो सब कुछ अलग मैटर है, वो प्लांट फिजियो के लिए है, तो वहाँ पढ़ेंगे उसको। मतलब बेसिक बात क्या है कि जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो उस साइकिल को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। तो उससे अंदर भी हम ये देखते हैं कि भाई एनर्जी लिबरेट हो रही है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लर्न ए ट्रैप दिस एनर्जी एंड लिबरेट। भाई ये क्या कहता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसने अब सीख चुका है कि इस एनर्जी को कैसे ट्रैप करना है, ये उसको बचाना है या उसको स्टोर करना है फ्रॉम ए केमिकल बॉन्ड। वो केमिकल बॉन्ड होते हैं, वो एज ए ATP एनर्जी करेंसी काम करते हैं। व्हेन वी नीड द बॉन्ड एनर्जी यूटिलाइज, हम जैसे हम पैसे स्टोर कर लेते हैं, बैंक के अंदर रख लेते हैं, तो हमने क्या हुआ, हमने कुछ रुपए कमाए, जितने हमें यूज़ करने थे यूज़ कर लिए, बाकी के रुपए हमने बैंक में दे दिए। तो अब क्या करेगा बैंक? भाई हमें जब जरूरत होगी हम बैंक के पास जाएंगे, रुपए लेंगे और यूज़ कर लेंगे। तो ऐसा हमारी बॉडी करती है कि उसको ATP को, उस एनर्जी को, उस रुपए को स्टोर कर लेती है। जितना यूज़ करना वो कर लेगी और जो बाकी को स्टोर कर लेगी, और जब जरूरत होगी तो उस एनर्जी का यूज़ कर लेगी। ओस्मोटिक मैकेनिकल वर्क भी परफॉर्म, जो भी हम ओस्मोटिक या मैकेनिकल जो भी हम वर्क करते हैं, इवन सांस लेने के अंदर भी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी, जो एनर्जी की करेंसी जैसे मनी है हमारी, रुपए भारत की करेंसी, ऐसे जो बॉडी करेंसी उसको ATP बोलते हैं। ये केमिकल एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। ट्राइफॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फेट है, एडिनोसाइन है। तो अब ये समझ लिए कि मैंने 2 चीज़ बताई थी, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, तो एडिनोसाइन है। तो आप ये समझ जाएंगे कि ये क्या है, इसके साथ शुगर है या नहीं है, या आप देख लीजिएगा। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको समझाऊंगा। हाउ डू वी लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्राइव फ्रॉम एनर्जी, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी कैसे बनाते हैं। हाउ डू स्टोर एनर्जी इन, हम उस एनर्जी को कैसे स्टोर कर सकते हैं। जैसे बैंक में स्टोर होता है तो वो किस प्रकार से होता है कि भाई आपको एक खाता दिया जाता है, उस खाते के अंदर आप जमा करा सकते हो, उसी खाते से आप निकाल सकते हो। तो हमारी बॉडी की ऐसे थोड़ी है कि कहीं भी स्टोर कर लेगी, ये स्टोर करेगी तो किस फॉर्म में करेगी। कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू वर्क, और कैसे वो कन्वर्ट करेगी। यू विल, जो बायो एनर्जेटिक्स हैं उसके अंदर भी पड़ेगी, हाई क्लास के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो बस फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि ये सब क्वेश्चंस के जवाब आपको हायर में मिलेंगे। लोअर क्लास में आप इतना समझ लीजिए कि ATP के यूज़ ही काफ़ी होता है, और ATP के रूप में एनर्जी करेंसी होती है। लिविंग स्टेट अब ये बताता है कि भाई लिविंग स्टेट होती क्या है। ए लिविंग at this level you must understand the 10 and the 1000 of chemical compound in the living organism, otherwise called, भाई आपने जो केमिकल्स देखे हैं तो ये हज़ारों केमिकल्स देखे हैं, सब केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट्स, यानी कि जो मेटाबॉलिक पाथवे में जाते हैं आते हैं उनको हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। और बायोकेमिकल्स दे रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन कैरेक्टर ऑफ ईच ऑफ देम, हमने सबका सब पढ़ा और कितना कितना है ये भी पढ़ा। द ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज नॉर्मली हेल्थी इंडिविजुअल, ये आप याद कर लीजिएगा, ये आपसे पूछ सकते हैं। ये 2 लाइनें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन है तो उसके ग्लूकोज का लेवल कितना मिलेगा। तो 4.2 mmol यानी कि मिली ओस्मोलीटर। अब ये आप पूछे भाई मिली ओस्मोलीटर क्या होता है, तो ये एक कंसंट्रेशन नापने का तरीका है, या आप इसको कहेंगे 6.1 मिली ओस्मोलीटर, यानी कि 4.2 से 6.1 तक वेरी करता है एक लिविंग के अंदर, ना तो इससे कम ना इससे ज़्यादा। 6.1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4.2 से कम नहीं होना चाहिए। तो एक नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है किसी पर्सन का। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट दिस स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ईच बायोमोलिक्यूल, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टेडी स्टेट मेंटेन होती है, यानी कि जो कंसंट्रेशन जो मेंटेन होती है वो एक नहीं कि बस फिक्स एक साथ, ऐसा नहीं होता, फिक्स साथ नहीं होता, वो थोड़ी सी इधर उधर हो जाती हैं। दिस बायोमोलिक्यूल्स आर इन द मेटाबॉलिक फ्लक्स, यानी मेटाबॉलिक फ्लक्स का मतलब आप समझते होंगे कि ये जो सब चीज़ें हैं ये एक साथ पड़ी होती हैं, एक बंडल में होती हैं। ऐसे नहीं कि भाई ग्लूकोज एक साथ चल रहा है, उसके बाद पीछे पीछे फैट चल रहा है, उसके पीछे पीछे कोई नहीं, ये सब एक साथ घुले मिले होते हैं। एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव स्पॉन्टेनियसली टू इक्विलिब्रियम, यानी कि क्या कहता है कि भाई एक ये पोजीशन थी A, इसको B पोजीशन तक गया, तो ऐसा एक साथ भी झटके में हो सकता है या स्टेडी स्टेट में आ जाए, यानी कि ये इस तरफ इस प्रकार से जो स्टेडी स्टेट बोलते हैं इस प्रकार से आ जाए, ये एकदम इसको कन्वर्ट भी कर दें। तो ये दोनों काम कर लेते हैं।
अब हम पढ़ते हैं स्टेडी स्टेट नॉट इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि ऐसी स्टेट में कभी नहीं आता, ये ऐसी स्टेट में चलता रहता है, एक बार कन्वर्ट हो गया ए से बी में कन्वर्ट हो गया, ये ऐसा नहीं हो कि भाई आधा ए है आधा बी है, क्या तो पूरा ए होगा या पूरा बी होगा। रिमेंबर फ्रॉम द फिजिक्स दैट द सिस्टम इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क, जैसे कि आपने फिजिक्स पढ़ा है, अगर कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में आ गई तो वो रिएक्शंस कैरी आउट नहीं होंगी, वो स्टेडी स्टेट हो गई। स्टेडी स्टेट हो गई यानी कि आप स्थिर हो गए, स्थिर हो गए यानी कि मृत हो गए। एज लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कंटिन्यूसली एंड कैन नॉट अफोर्ड टू ईच इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम कभी अचीव नहीं कर पाते हैं। एज द लिविंग स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट एंड एबल टू परफॉर्म वर्क, यानी कि कैसे वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग process is constant effort to prevent falling into the equilibrium. This is achieved by the energy input. Metabolism provide a mechanical for the production of energy. हाँ भाई बिल्कुल। अब इसके अंदर क्या कहता है ये कि जो लिविंग प्रोसेस होती है, जो कांस्टेंट एफर्ट होते हैं, एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म लगाता रहता है ताकि उसको इक्विलिब्रियम लाने के लिए वो करता रहता है, दिस इज अचीव बाय द एनर्जी। और ये जो भी ये एक से बी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए एनर्जी का तो यूज़ करना ही पड़ेगा आपको, सीधी सिंपल सी बात है, भाई बिना एनर्जी का आप यूज़ नहीं कर पाएंगे इनको अचीव, आप इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर पाएंगे। वैसे भी आपको पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के हिसाब से हर एटम अपना स्टेबल पोजीशन पाना चाहता है, हर एटम इक्विलिब्रियम में आना चाहता है, तो ऐसी बॉडी भी इक्विलिब्रियम में आना चाहती है, तो इस इक्विलिब्रियम को लाने के लिए एनर्जी का यूज़ करती रहती है, और उस एनर्जी के यूज से पूरा शरीर पूरा बॉडी रन करती रहती है। दिस लिविंग स्टेट एंड मेटाबोलिज्म सिनोनिम्स, यानी कि क्या कहते हैं, लिविंग स्टेट बोल या उसको मेटाबॉलिज्म, ये सिनोनियम्स एक तरीके से। विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी ए लिविंग स्टेट। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई कोई मेटाबॉलिज्म ना हो और लिविंग भी हो, नहीं, ये सिनोनियम है, यानी कि लिविंग स्टेट है तो मेटाबॉलिज्म है। अब हम चलते हैं एंजाइम्स के ऊपर, बड़ा मस्त टॉपिक है एंजाइम, आई होप आपके समझ में आया होगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं चलो इस बार। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, लगभग ऑलमोस्ट, एक चीज़ याद रखिएगा, पहले ऑल लिखाता था अब आता है ऑलमोस्ट, लगभग सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। देर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम, कुछ न्यूक्लिक एसिड है आरएनए जो बिहेव लाइक एंजाइम है। दीज आर कॉल्ड राइबोजाइम्स, इनको हम क्या कहते हैं, राइबोजाइम्स। ऐसे आरएनए जो एंजाइम में काम करते हैं उनको राइबोजाइम कहते हैं। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय ए लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम आप पूछो क्या होता है, मैं सोचता हूँ भाई आपने थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी होगी तो आप लाइन डायग्राम समझ गए होगे कि एंजाइम कैसे होता है, ये लाइन डायग्राम टाइप में। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ ए प्राइमरी स्ट्रक्चर, देयरफॉर अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर हुआ सीधा सिंपल। एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, यानी कि उसके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो सकता है या उसके पास अपॉन फोल्डिंग, यानी कि ये वो उसके ऊपर दोबारा फोल्डिंग हो गई, अपॉन फोल्डिंग हो गई तो टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा। व्हेन यू लुक एट टर्शियरी स्ट्रक्चर यू विल नोटिस दैट द बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन फोल्ड अपॉन इटसेल्फ। हाँ भाई बिल्कुल, मैंने देखा और मैंने बनाया कि एक की कमर उसके ऊपर ही आकर लग गई, यानी कि कमर के ऊपर कमर हो गई तो वो फोल्ड अप हो गई। दिस चेन क्रिस क्रॉस इटसेल्फ एनहांस मैनी सर्विस और पॉकेट, जैसे कि ये पहले नहीं थी, अब क्या होगा, ये पॉकेट से क्रिएट हो गई, यहाँ ये पॉकेट क्रिएट हो गई, यहाँ एक पॉकेट से क्रिएट हो गई, तो ऐसे पॉकेट टाइप क्रिएट हो जाते हैं। वन सच पॉकेट इज़ द एक्टिव साइट, इनमें से कोई एक पॉकेट साइट, जैसे भाई मान लीजिए ये वाली एक्टिव साइट हो गई। एंजाइम सर्च द पॉकेट साइट विच सबस्ट्रेट, यहाँ पे अगर आप पे सबस्ट्रेट आके फिट हो जाएगा, फिर सबस्ट्रेट को वो इस प्रोडक्ट में बदल देगा एंजाइम। थस एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटलाइज द रिएक्शन एट हाईली रेट। इनका क्या होता है भाई, देखो रिएक्शंस तो कैरी आउट होंगी, ये तो फिक्स हो गया। अब इसका मैं सार बता देता हूँ एग्जैक्टली है क्या। जो एंजाइम्स हैं वो लगभग प्रोटीन है, सारे नहीं है। कुछ एंजाइम आरएनए या जिसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं उसकी तरह बिहेव करते हैं और उनको हम राइबोजाइम्स बोल देते हैं। पहली बात, पहली लाइन खत्म। दूसरी लाइन में के अंदर कहता है भाई प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है और टर्शियरी हो सकता है।
हाँ बिल्कुल हो सकता है, हमने पढ़ा भी है। तो लगभग जो एंजाइम होते हैं वो टर्सरी रूप में ही काम करते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी में एंजाइम, अगर प्राइमरी प्रोटीन है स्ट्रक्चर है या सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, तो वहाँ काम नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके अंदर पॉकेट की फॉर्मेशन नहीं होती। पॉकेट क्या है? एक साइट है, एक जगह है जहाँ पे आपका सबस्ट्रेट, यानी कि जो ए मेटाबोलाइट जिसको बी में कन्वर्ट होना है, तो वो ए जो है वो सबस्ट्रेट है, तो वो ए आके उस पॉकेट फिट होगा। फिर वो क्या करेगा, एंजाइम उस पॉकेट को एज ए कैटलिस्ट का यूज़ करेगा और उसको साइट प्रोवाइड करेगा और वो बी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे होगा क्या? रेट बढ़ जाएगा। रिएक्शन तो पहले भी कैरी आउट होती, नो डाउट रिएक्शन कैरी नहीं आउट होती, पर अब एंजाइम उस रिएक्शन को एक डायरेक्शन वे में लेके जा रहे हैं, एक बी प्रोडक्ट में लेके जाए। शायद वो ए प्रोडक्ट सी में बदल सकता था, पर एंजाइम मैंने ऐसे यूज़ किया कि वो बी में बदले। अब मैं दूसरा एंजाइम उसकी जगह ले आऊँ। भाई मान लो ए प्रोडक्ट ए सबस्ट्रेट लिया और किसी अनदर एंजाइम के अंदर फिट बैठ गया, तो वो शायद उसको सी प्रोडक्ट में बदल देगा। बदलना वो बी में था पर वो बदल जाएगा सी में, क्योंकि एंजाइम मैंने चेंज कर दिया। तो ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस पे डिपेंडेंट होते हैं कंप्लीट। और यही आगे बताएगा, देखिए डिफरेंट इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट मैनी वे। अब ये कहेगा भाई जैसे आपने पीडी पढ़ दिया, निकल पढ़ लिया, तो ये कैटलिस्ट के लिए बिहेव करते हैं हाइड्रोजनीसिस रिएक्शन के अंदर। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो बट ये थोड़े डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट? तो मेजर डिफरेंस नीड मेंशन। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली हाई टेम्परेचर। देखिए वो क्या होता है कि जो आपके इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं, जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे वो उतनी जल्दी जल्दी काम करेंगे। बट हमारे जो एंजाइम्स होते हैं, जो कैटलिस्ट होते हैं, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आपने अपनी बॉडी का टेम्परेचर अप कर लिया और आप सुपरमैन बन गए, नहीं, आप मर जाओगे भाई, सीरियसली आप मर जाओगे। या फिर आप जाके ठंड में बैठ गए और कहा कि शायद अब एंजाइम काम ना करे, भाई बिल्कुल एंजाइम काम नहीं करेंगे आपके, आप फिर मर जाओगे। तो वो कब काम करेंगे? वो जब आप बीच में मेंशन रहोगे। आपका जो बॉडी टेम्परेचर 37-36 डिग्री, उस पर जब मेंशन आपका टेम्परेचर जो एंजाइम को चाहिए उसके ऊपर ही एंजाइम काम करेगा। ऐसा एंजाइम कभी काम नहीं करेगा। तो यही अब आगे बताएगा। एंड हाई प्रेशर, जैसे कि वो हाई प्रेशर के अंदर काम करते हैं, हमारे एंजाइम ऐसा नहीं कर देंगे। एंजाइम गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर, डैमेज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि 40 डिग्री से ऊपर। लगभग मैंने 37 बताया, लगभग 40 आप मान के चलिए। इसने 40 लिखा है, तो भाई देखो अगर एनसीईआरटी ने लिख दिया ना गाय के 5 पैर हैं, तो आप मान लीजिए गाय के 5 पैर हैं, क्योंकि नीट के अंदर तो 5 पैर ही काउंट करवाएगा। However, enzyme is isolated from the organism who are normally living under extreme। हाँ, अब ये कहेगा कि कुछ एंजाइम्स हैं बिल्कुल ऐसे हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, वो एक्सेप्शनल केस हैं, थर्मोएसिडोफिल्स हैं, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है, लगभग 100 टेम्परेचर के ऊपर, या हाईली सेलाइन कंडीशन जिसकी कंसनट्रेशन मोर देन 100 है। सेलाइनिटी की आप शायद हमने पढ़ा होगा कि भाई 0 to 10 होती है, 10 to 30 होती है, और अबव 100 होते हैं, सुपर सलाइन हो जाते हैं। तो कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं तो वो हाइपर सलाइन कंडीशन में भी काम कर लेते हैं। ये देखिए कुछ, नॉट ऑल, नॉट मोस्ट, सम आर एबल टू रिटेन द कैटालिटिक पावर, उनके पास जब भी रहती है एट हाई टेम्परेचर 80 से 90। लाइक थर्मल स्टेबिलिटी होती है उनके पास। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है इन एंजाइम्स के पास, जो कि हमने आइसोलेटेड करेंगे किसके अंदर से, थर्मोफिल्स